जिन लोगों ने मास्टर क्लास देखी होगी पहले से या अटेंड करी है, उनसे कुछ बातें मैं पूछूंगा। ये 5-6 बच्चों को छोड़ करके लगभग तो सबने अटेंड करी होगी, ठीक है। तो वीक इंग्लिश के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है क्या? फियर ऑफ बीइंग जज्ड। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि हम इंग्लिश बोलेंगे और गलत बोलेंगे, या प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, या टेंसेस गलत होंगे, कुछ ना कुछ उसमें गलत होगा, और उसके बाद लोग हमें जज करेंगे और बोलेंगे अरे इसको तो इंग्लिश आती नहीं है, हंसेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इंग्लिश बोलना ही बंद कर देते हैं। ये काम करते हैं ना, सभी लोग करते हैं। फिर मैंने फियर की फुल फॉर्म भी बताई थी, याद है किसी को? फियर की फुल फॉर्म बताई थी मैंने, याद है किसी को? किसी को भी? फॉल्स इवेंट्स अपीयरिंग रियल। ये जो फियर है, ये फियर एक्चुअल में क्या है? ये है फॉल्स इवेंट्स अपीयरिंग रियल। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ इस बात का? ऐसा है नहीं, लेकिन हमें लग रहा है। कुछ ऐसे इवेंट है जो अभी हुए नहीं है, या हो सकता हो फ्यूचर में हो या ना भी हो, लेकिन वो अभी हमें लग रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। बचपन में से डर लगता था अंधेरे कमरे में जाने से। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? भूत है, वहां पे चुड़ैल बैठी हुई है, अंधेरे कमरे में जाओगे तो खा जाएगी तुम्हें, तो जाते ही नहीं थे अंधेरे कमरे में। जबकि देखा जाए तो क्या एक्चुअल में कोई भूत चुड़ैल बैठा हुआ है वहां पे? तो तुम बोलोगे सर पता नहीं, हो सकता बैठा भी हुआ हो। आजकल तो मिस्ट्री है, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज है, लेकिन हाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती है। लेकिन जब तक अपन घुस नहीं रहे हैं तब तक कैसे पता चलेगा? जब घुसोगे वहां पे अंधेरे कमरे में, तब पता चलेगा कि भूत या चुड़ैल वहां पे बैठा है या नहीं बैठा है। अगर नहीं बैठा हुआ तब तो तुम्हारा डर वैसे ही निकल जाएगा। और बैठा भी हुआ होगा सपोज करो, तो भी कई पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है तुम्हें कुछ ना कहे। भाई इस रूम में अगर आप पैरानॉर्मल साइंसेस अगर आप पढ़ते होगे तो तुम्हें पता होगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जो जहां पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो मीटर लेकर के घूमो, जहां पे एकदम से एनर्जी दिखाई पड़ेगी तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे चांसेस है कि भूत और प्रेत हो सकता है या चुड़ैल हो सकती है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो आपको परेशान ही करेगा। ये भी जरूरी नहीं कि वो आपको परेशान करे, तो भी आपका फियर निकल सकता है। लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें पहले वहां पे पैर रखना तो पड़ेगा। इन द सेम वे इंग्लिश के केस में भी, इंग्लिश के केस में क्या यार, मतलब ये तो तुम ऐसा सीख लो कि हर केस में ये ट्रू है। तुम्हें बाइक राइड करनी है, आती नहीं, अगर पहले सीखनी है तो हम लोग कई बार नहीं सीखने जाते। क्यों? क्योंकि गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, ठीक है। कार ड्राइव करने जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। साइकिल चलाने में भी यही सेम चीज होती है। स्पोकन इंग्लिश में भी यही सेम चीज है कि कुछ भी करने जाएंगे तो हमें क्या लग रहा होता है। और इनमें नहीं, मैथ में, फिजिक्स में, हर जगह पर यही सेम चीज चल रही है कि नहीं चल रही है? 90% जनता जी रही है फियर में, डर में, कि पता नहीं क्या होगा यार, पता नहीं क्या होगा, हम जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। तो इसको ओवरकम करने का अपना एक दूसरा तरीका होता है कि फेस एवरीथिंग। दूसरा फुल फॉर्म है फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर एक चीज को फेस करो और राइज करो। हर एक चीज को फेस करो और फिर उससे एक लेवल ऊपर उठो। जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंग्लिश बोलना शुरू करोगे तो एकदम करेक्ट इंग्लिश बोल लोगे, गलत ही बोलोगे, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जब गलत बोलोगे तो सामने वाला हो सकता है आपका मजाक उड़ाएगा। कोई बात नहीं, फिर हम क्या करेंगे? सीखेंगे, आगे और सीखेंगे, फिर आगे जाकर के और सीखेंगे, यही तो करेंगे ना। अब होता क्या है कि जब हम लोग ये इस पे आ जाते हैं ना कि हमें जज करेंगे लोग। मान लो कभी तुमने इंग्लिश बोली और बोलने के बाद क्या हुआ कि किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ा ही दिया, तो उसी मोमेंट पे तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं बोलनी, बस अब हो गया, बहुत हो गया यार, अब बहुत बोल लिया, अब नहीं बोलेंगे हम। हमारी तो हिंदी ही अच्छी है, या हमारी बिहारी, हरियाणवी, जो भी तुम्हारी अपनी लोकल लैंग्वेज, हमारी तो यही ज़्यादा अच्छी है, हम क्यों इंग्लिश में जाएं? इंग्लिश हमारी मातृभाषा भी नहीं है। लेकिन जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहाँ पे वही मातृभाषा है, ठीक है। इंग्लिश के बिना काम ही नहीं चलने वाला। तो अब तुम ये समझ लो कि तुम्हारी नई मातृभाषा इंग्लिश होने वाली है अगर मर्चेंट नेवी में जाने वाले हो। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम दूसरे वाले फेज पे पहुंचते हैं, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कि भाई अब अपने को डर तो लग ही रहा है, अपन बोल नहीं रहे तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्या इससे?
कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है इससे। कॉन्फिडेंस किससे बढ़ता है, अच्छा ये बताओ, ये सोच के देखो कॉन्फिडेंस कम किससे होता है और बढ़ता किससे, किसी भी चीज में। कॉन्फिडेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, सोच के देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि अब जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो ना किसी चीज की, तो हमारा माइंड एक स्पेसिफिक तरीके से काम करता है। नई चीजों को पहले वो ग्रास्प ही नहीं करता, नई चीजों को ग्रास्प नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि मत पड़ इस चक्कर में, बेकार है, फालतू है। लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो माइंड की सुने बिना, आपको अपने अंदर की दोनों आवाजें सुनाई पड़ेंगी। वो जो नेगेटिव वाली आवाज होगी ना, वो बोलेगी मत कर भाई, ये काम मत कर, मत कर, मत कर, नहीं हो सकता तेरे से, मत कर। और फिर भी तुम करते रहो। फिर थोड़ी देर बाद समझ जाता माइंड के ये मानेगा नहीं, तो वो उसको डाल देता है ऑटोमेशन पे। कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। तीसरी चीज है कि क्या आपके आसपास के लोग वो राइट सेट ऑफ पीपल है। आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वो लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं या टांग पकड़ करके पीछे घसीट रहे हैं। वो आपको ये प्रमोट कर रहे हैं कि भैया हाँ ठीक है, तुम सही हो। इसने सारे लोग देख लिए, अभी बैठे बैठे यहाँ सब देख लिए इसने, इधर उधर सब देख लिए कि हाँ ये ऐसा। वो आपकी टांग पकड़ करके पीछे घसीट रहे हैं कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू मत कर। कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं, अबे कहाँ तू इंग्लिश के चक्कर में पड़ा है, तेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरे दोस्त ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई देख तेरी भी इंग्लिश खराब है, मेरी भी खराब है, चल दोनों मिल करके प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ रही है बात। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, लाइफ में हर जगह पर ये चीज काम करती है। इसलिए मैंने ये 2-3 स्लाइड्स जो है ना तुम लोगों को मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये राइट सेट ऑफ पीपल होना बहुत जरूरी है आपके आसपास। अगर राइट सेट ऑफ पीपल नहीं है तो उनको अपनी लाइफ से डिलीट कर दो उसी मोमेंट के लिए, उतने ड्यूरेशन के लिए। अगर वो राइट सेट ऑफ पीपल नहीं है, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता, उनको हटा दो फिलहाल अपनी लाइफ से। तुम लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड? वो कैब, चलो लिखते जाते हैं। वो कैब, और एक हो गया वो कैब, ग्रामर, और प्रोनाउंसिएशन। कोई ये क्या, इसकी फोटो खींचो जरा। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किस चीज को लेकर के होती है? अच्छा, कि अगर इंग्लिश नहीं हुई, वो फियर में ही आ गया कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और फिर उसके बाद फिर बहुत ज्यादा सोचना। ठीक, क्योंकि देखो जैसे सपोज करो कि मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, ये तुम ब्लॉक दिख रहे होंगे ना, ये है ब्लॉक 1, ये है ब्लॉक 2, और जैसे ही ब्लॉक 3 है यहां पे एक गड्ढा बना हुआ है और इसमें पड़ा है कीचड़। तो जैसे मैं ब्लॉक 3 में जाता हूं और मैं गिर जाता हूं और फिर लग जाता है कीचड़, फिर यहां पे मैं आता हूं, तो फिर मुझे बताया जाता है कि देखो ये ब्लॉक 1 बढ़िया है, ब्लॉक 2 भी अच्छा है, ब्लॉक 3 देखने में ब्लॉक 2 जैसा है लेकिन कीचड़ है वहां पे। पर फिर मैं ब्लॉक 3 पे जाकर के गिर जाता हूं और फिर आता हूं यहां से और फिर देखता हूं, हाँ वाह, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 कीचड़, मजा आ रहा है। फिर से करते हैं, चलो चलो ब्लॉक 1। तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली? अब यहां पे मुझे ये बताओ, ये जो मैं कर रहा हूं कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 कीचड़, ये बार बार क्यों हो रहा है? सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं। सेम मिस्टेक रिपीट क्यों हो रही है? उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब हमें ये पता लग रहा है, हम एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ ब्लॉक 3 में है, प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम ब्लॉक 3 को इग्नोर कर देते हैं, कहीं लिख ही नहीं रहे। ऐसे अब इसको समझ के देखना कि इंग्लिश का या मैथ्स का वही सेम कंसेप्ट है और माइन्यूट सा डिफरेंस है। हम चल रहे हैं, सही चल रहा है, और पहली बार जब गए तो ये गलत हो गया। तो बताया कि देखो ये दोनों सिमिलर हैं, देखने में सिमिलर हैं,
लेकिन यहां काम गड़बड़ है, यहां पे हमें कुछ और लगाना है, पर फिर हमने ध्यान नहीं दिया। क्या कर दिया हमने? इग्नोर कर दिया। अब हम फिर से चल रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? सेम मिस्टेक। यहां पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे एक्चुअल में क्या है? लैक ऑफ फोकस एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर है? लैक ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर वैसे मैंने पहले ही बात करी थी, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पे डाल देते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो यहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स जो ऐसे होंगी, उनके सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मिलने शुरू हो जाएंगे। देखो, वोकैब पे ऑफ कोर्स हम काम करेंगे ही करेंगे, ग्रामर पे हम काम करेंगे ही करेंगे, प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे, फ्लुएंसी पे काम करेंगे, एक्सेंट पे अगर आप उतना काम नहीं भी करोगे ना इनिशियली, एक्सेंट जो चीज है इस पे अगर आप इनिशियली काम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोलेगा कह रहे तुमने वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बोल दिया है तो अब तुमको हम लेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी पता है कि भाई इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग इंग्लिश बोली जाती है, तो ये थोड़ा बहुत एक्सेंट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है? अभी जैसे वो गौरव कुमार तुम ही लोगों के बीच में था, वो बेचारा आया था, जिस दिन आया था डे 2 पे, जब उसने मुझे बताया कि सर मेरा इसका इंटरव्यू है, मैं इसके लिए आया हूं, तो मुझे डर लग गया था उसको देख करके कि ये कैसे सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसका इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन इंटरव्यू में आप ऐसे सोच करके देखो, इंटरव्यू में आपको पूरी ग्रामर आनी जरूरी है क्या? इंटरव्यू में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आने जरूरी है, वो सेट ऑफ क्वेश्चन भी हमें पता है। अगर हम उनके आंसर प्रिसाइजली लिख लें और उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, सोच के देखो। आपको एक चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देखना इंटरव्यू जब मैं लेता हूं या मॉक इंटरव्यू तुम देखोगे, जब मैं बोलूंगा ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो स्पीड देखना बच्चों की। माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, बिल्कुल प्रॉपर एक्सेंट में बोलेंगे। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा नहीं, दूसरा आंसर, जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, वो भी बहुत स्टाइल से बोलेंगे क्योंकि रट करके रखा है। पर जैसे मैं उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ दूंगा ना कि इफ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी in which all these things are there, would you like to join that profession? अब क्यों आया क्यों हो गया? सोचा ही नहीं था। तो हमें करना क्या है? हमें ये सेट ऑफ क्वेश्चन पहले से ही तैयार करके रखने हैं कि हमसे क्या क्या पूछ सकता है, जो पूछ सकता है वो सब कर लो, उसकी तैयारी करो, उनको बोलो, तो आप अपने आप आराम से। और देखो, केवल यही नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड है। बाकी की जो चीजें हैं कि व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तुम ऑलरेडी रट चुके हो। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें पता है। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस तुम्हें ऑलरेडी पता है। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस तुम्हें पता है। व्हाट इज स्टोक्स लॉ, पास्कल्स लॉ, सब तुम्हें पता है। तुम इंग्लिश में बता दोगे, तुम उसका फॉर्मूला बता दोगे, एक आध एग्जाम्पल बता दोगे, सिलेक्शन हो गया वहीं से। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि हमें पूरी इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेजी वाला एक्सेंट आना चाहिए तभी जाकर के वो हमें लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ये तो एक ऐसी चीज है जिसकी हमें फिलहाल परवाह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेंटेंस क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे अपने को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी इस पे हम काम करेंगे अपने सेशंस में। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि लोग क्या कहेंगे। बहुत पहले संदीप माहेश्वरी ने अपने एक वीडियो में बोला था कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद है, ये समझ लो। लोग क्या कहेंगे कहने दो, लोग क्या कहेंगे कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुमसे क्या कह रहे हैं इस टाइम। और तुम, सबसे बड़ी बात है, तुम लोगों के पास जा क्यों रहे हो? लोग तुमसे तब कहेंगे जब तुम लोगों के पास जाकर के उनसे कुछ कहोगे, तभी तो लोग तुमसे कहेंगे कि अरे तेरे से नहीं हो पाएगा। तुम जाकर के उससे बोलोगे भाई मेरे से हो पाएगा, नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, निकल। अब तुमको बताओ, मेरे को बोल दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्यों गए थे उससे पूछने के लिए? अपनी प्रिपरेशन करो ना यार। क्यों तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन लेना है कि भाई मेरे से हो पाएगा क्या, भाई मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा क्या? अरे एक दोस्त ढूंढो, उसके साथ में स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट कर दो, नहीं तो क्लास में ही मैं कराऊंगा, यहां करते रहो। ये तो मतलब तुम्हें खुद को अपनी लाइफ से डिलीट करना पड़ेगा। कुछ चीजें हमें खुद अपनी लाइफ से डिलीट करनी पड़ेंगी कि लोग हमसे क्या कहेंगे। देखो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आगे, मैंने पता नहीं, हाँ ये देखो, जैसे बेबी, कोई एक छोटा सा बच्चा होता है ना। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, मेरा ही बच्चा, ठीक है, 3 साल का हो गया वो। अब वो 3 साल का हो रहा तो धीमे धीमे चीजें बोलना सीख रहा है।
तुम्हें क्या लगता है कैसे सीख रहा होगा? उसकी क्या क्लासेस लगाई क्या हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश की? वो सुनता है, सारी बातें सुनते रहता है। और उसके साथ में मजे की बात पता है कि उसको नहीं पता है कि हिंदी में कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है और व्याकरण क्या है, उसको कुछ नहीं पता। वो तो सुनता है कि हम क्या बोल रहे हैं और वो वही कॉपी कर लेता है। जैसे हम उसको बोलेंगे ना कि तुमको खाना खाना है, मैंने क्या बोला, तुमको खाना खाना है, तो उसको पता है क्या लगता है कि उसका नाम है तुमको, तो कहता तुमको खाना नहीं खाना है। उसको ये थोड़ी ना पता है कि मुझे बोलना है कि हाँ हमको खाना नहीं खाना है, मुझको खाना नहीं खाना है। उसको तो पता नहीं है कि ये प्रोनाउन में तुम लिख दिया गया है और तुम्हारे लिए प्रोनाउन मैं यूज करना है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उसको तो पता नहीं है। तो जब मैं बोलूंगा कि तुमको खाना खाना है, तो उसको लगता है उसका नाम क्या है, तुम। तो वो क्या बोलता है, तुम को खाना नहीं खाना है, ऐसा बोलता है वो भी। लेकिन जब वो मुझे पूछता है कि तुमको खाना खाना है, तो मैं बोलता हूं नहीं मुझको खाना नहीं खाना है। फिर उसको धीमे धीमे क्लिक करेगा कि अच्छा अच्छा, जब अपने बारे में बोलना है तो क्या बोलना है, मुझको खाना नहीं खाना है। पहले वो बोलता है तुमको खाना नहीं खाना है। तो अब जैसे हम बोलेंगे तुमको खाना खाना है, तो कहेगा तुमको खाना नहीं खाना है, तो हम सब हंसते हैं, कह रहे देखो ये बोल रहा है कि तुमको खाना नहीं खाना है। पहले तो 2-3 दिन मैं खुद समझ ही नहीं पाया, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुमको खाना खाना है, तो मुझे बोल रहा है कि तुमको खाना नहीं खाना है। मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे तो खाना है, तुमको खाना है कि नहीं खाना है? तो कह रहा तुमको नहीं खाना है। मैं कह रहा हूँ अरे मैं खाऊंगा भाई, मुझे खाना है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद क्लिक हुआ कि अच्छा ये समझ रहा है कि तो उसका नाम ही तुम है। अब तुम बच्चे की कंडीशन देखो, वो कैसे समझ रहा है, वो अपनी लैंग्वेज वो तुम लोगों से सीख रहा है, आसपास के लोगों से सीख रहा है, फिर वो गलत बोल रहा है और गलत बोलने के बाद हम हंस रहे हैं उसके ऊपर, और उसके बाद भी वो सीख रहा है। ठीक है, अब उसके आसपास के लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, वो सेम लैंग्वेज सीखता है। उसके आसपास के लोग क्या करते हैं, जब वो गलत बोलता है तो उसके आसपास के लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं, पर वो फिर भी क्या करता है, वो बोलते रहता है, वो बोलते ही रहता है, और वो धीमे धीमे सीखते जाता है। ऐसा नहीं कि सीख नहीं रहा है। देखो ह्यूमन लाइफ पता है हमेशा ग्रोथ की तरफ जाती है। अगर आप अपनी ग्रोथ रोकना चाहते हो तो वो रोकने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही सफिशिएंट है अपनी ग्रोथ रोकने के लिए। अगर हम अपने आप को छोड़ दें, अपना ब्रेन छोड़ दें, तो ग्रोथ अपने आप चलती रहती है। जैसे वो बच्चा है, अभी वो ढंग से नहीं बोल पा रहा है, अभी वो तुमको और हमको का डिफरेंस नहीं समझता, तुमको और मुझको का डिफरेंस नहीं समझता, थोड़े टाइम के बाद वो भी सीख जाएगा। थोड़े टाइम के बाद वो भी सीख। अभी वो क्या करता है, वो प्रॉपर कॉपी करता है, बिल्कुल जो बोलोगे वो कॉपी कर लेगा। जैसे वो अब आज सुबह सुबह सो करके उठा तो उसको अपनी मम्मा दिखाई नहीं पड़ी पास में, तो मैंने उसको बोला कि मम्मा को आने तो दो। उसने लाइन सीख ली। तो पहले रो रहा था, फिर वो चुप हो गया। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो वो पता है क्या बोल रहा है मुझे पलट करके, मम्मा को आने तो दो। सेम लाइन जो मैंने उसको बोली, सेम लाइन चिपका करके उसने मुझे दे दी। इसीलिए बच्चों के सामने में थोड़ा वो रहना चाहिए कि कैसे बोल रहे हैं कैसे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप ऐसा सोच के देखो कि बच्चे का ब्रेन पे अपने, अभी ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन ने बच्चे पे कंट्रोल कर लिया है, अभी तो ब्रेन ही प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाया, हो रहा है, लेकिन फिर भी लाइफ में ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ चल रही है। तुम्हारे केस में ग्रोथ क्यों नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका है ना। ब्रेन डेवलप होने की वजह से कहां प्रॉब्लम आई कि हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, हम आसपास का एटमॉस्फेयर इंग्लिश का कर लें, बुक रीडिंग कर रहे हैं, इंग्लिश वाले यूट्यूब वीडियोस ही देख रहे हैं, इंग्लिश वाली पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इंग्लिश वाली मूवीज देख रहे हैं, और अपने दोस्त के साथ में भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। इंग्लिश का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। एक आध तो ऐप आ रहे हैं यार। पिछले साल हमारे यहाँ एक बच्चा आया था, बंगाली स्टूडेंट था, वो मैं नाम भूल गया यार उसका, क्या, हाँ उसका नाम थोड़ा अलग सा था, मैं नाम भूल गया उसका। बिल्कुल प्रॉपर बंगाली, उसको हिंदी भी ढंग से बोलने को नहीं आती थी, पूरी बंगाली, और एंग्लो ने भगा दिया उसको उसी टाइम पे। फिर उसके बाद उसने क्या किया, वो ऐप उठाया। आजकल तुम सर्च करोगे ऐप आते हैं इंग्लिश के, जैसे मैं बोलूंगा ऐप बोलते ओमेगल, ओमेगल है, वो ओमेगल ठरकी ऐप है, उस पर मत जाना भाई, वहां पे ठरकी बातें होती है। ऐप मतलब एआई बेस्ड ऐप है जो आपको स्पोकन इंग्लिश पे काम करते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश पे काम करने का मतलब क्या है कि आप उसको जैसे ही कुछ बोलोगे इंग्लिश में, तो वो जो एआई है वो आपको बताएगा कि आजकल क्या चल रहा है। जैसे आपको कोई चीज बोलनी है
कि मुझे लाइट ऑन करनी है, इसको इंग्लिश में कैसे, तो आप गलत इंग्लिश बोलो, वो आपको सही इंग्लिश बताएगी, नोट डाउन करते जाओ। और डेली 10-15 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है तुम्हारी इंग्लिश को। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इज नॉट अ बिग डील। आप क्या करोगे, गलत बोलना शुरू करोगे। गलत बोलना जैसे ही शुरू करोगे तो क्या होगा, अगर ह्यूमन बीइंग के बीच में हो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। अब यहां से ये वाला जो स्टेप है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। बच्चा क्या करता है, मजाक उड़ रहा है, उड़ने तो वो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, सीख जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन क्या बोलता है, अरे बेइज्जती हो गई यार, शिट। एक तो अपनी बेइज्जती बहुत जल्दी हो रही है ना आजकल, कि जैसे किसी ने बोल दिया कि तेरी इंग्लिश खराब है, तो वहीं अपने को लगता है कि अरे बेइज्जती हो गई यार। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि अरे यार मेरी इंग्लिश, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी इंग्लिश खराब। कोई बोला तुम्हारी इंग्लिश खराब है, हाँ खराब है यार, सुधार रहा हूं, वही डिस्कशन ही खत्म है। कोई बोले तुम्हारी इंग्लिश खराब है, हाँ खराब है। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन खराब, हाँ मालूम है मुझे खराब है, मैं ठीक कर रहा हूं, तुम हेल्प करोगे मेरी, तो सामने वाला भाग जाएगा उल्टा, क्योंकि उसकी खुद की खराब है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, यहीं से अपना स्टेप ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अपना ब्रेन डेवलप हो चुका है, ईगो जनरेट हो चुका है, और यहीं से ही कहानी खत्म हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। ये हम दोनों में डिफरेंस है, एक बच्चे में और एक एडल्ट में, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या है, ये जो फियर ऑफ बीइंग जज्ड है, ये सब चीजें वहीं से ही क्रिएट हो रही होती हैं। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। फिर इसके बाद आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन पे एक सेपरेट सेशन रखूंगा मैं। प्रोक्रेस्टिनेशन पे एक सेपरेट सेशन, क्या हर चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म करना है। वो देखा जाए तो ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस वाली क्लास होगी ना, उसमें ये सेपरेट सेशन रखूंगा मैं। देन टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। देखो, टाइम मैनेजमेंट करना बिल्कुल ऐसा चुटकी का काम है, बिल्कुल चुटकी का काम है टाइम मैनेजमेंट करना। आप एक बार सोच लो कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये काम मुझे करना है, एनी हाउ करना है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इस ड्यूरेशन में ये काम करना है, दैट इज इट। अपने आप से कमिटमेंट कर दो कि करना है, और सीधे सीधे बोल दो कि इस काम को ना करने के लिए 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखनी है, इसके लिए मुझे ये काम करना है। अब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और तुम उसके बाद देख लेना कोई कॉम्प्रोमाइज होगा भी नहीं। कॉम्प्रोमाइज सब हम ही करते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, क्यों टाइम मैनेजमेंट? 10 मिनट निकालो ना यार, वो कैब रिवाइज करने के लिए, बुक रीड, आधा 1 घंटा रख दो इंग्लिश के लिए, डेडिकेटेड 1 घंटा। क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट में वो कैब रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट 15 मिनट में बुक रीड करेंगे, और जो 1-2 एक्टिविटीज होंगी उनके लिए पूरा 1 घंटा, कि 1 घंटा डेडिकेटेड इंग्लिश के लिए। और ऐसे सोच के देखो ना, टेस्ट में मैंने बोल रखा है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कितने हैं, 300 है, वो कैब है कितना है, 300 है। इतना रिवाइज करने में आधा घंटा तो मिनिमम लगेगा यार। अगर आप कर्सर रिवीजन भी करोगे तो क्या होगा, आधा घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखने में या बुक रीडिंग में आधा घंटा और लगेगा। 1 घंटा मुझे इंग्लिश के लिए रखना है, इसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, दैट इज इट। और वो टाइम फिक्स कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ना, कोई भी एक टाइम कर दो फिक्स, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम वही खत्म। जो लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे से मेमोराइज नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, ठीक है, वो इसलिए याद नहीं होता क्योंकि आपने अपना माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। जिन लोगों ने मेरा वो सेशंस देखे होंगे ना, जो हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस वाले बनाए थे, देखें इमोशनल इंटेलिजेंस सी मास्टर क्लासेस, जहां पे मैंने माइंडसेट के बारे में बताया था। आप अपना माइंडसेट जो भी बना लोगे, आपकी लाइफ में वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। माइंडसेट बनाओ कि मैं मेमोराइज नहीं कर पाता, मैं याद करता हूं मैं भूल जाता हूं, मैं याद करता हूं मैं भूल जाता हूं, ठीक है। तुम याद करोगे और भूल जाओगे फॉर श्योर। अगर तुम ये बोलोगे कि मुझे ज्यादा टाइम तक याद कैसे रह सकता है, अगर तुम ये सोचोगे ना कि मुझे, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम याद करते हैं और क्या होता है, भूल जाते हैं। हम याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम इस दुनिया में एक स्पेशल व्यक्ति पैदा हुए हो जो याद करके भूल जाता है। लगभग सभी लोग याद करके भूल जाते हैं, उसका अपना एक कर्व है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से काम करता है।
मतलब मुझे अभी एग्जैक्टली अब जैसे मैं अभी भूल गया हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आज मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा, सपोज करो आज मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया, तुम्हें वो बिल्कुल 100% समझ में आ गया, ठीक है, ये 0% है। ये है डे 1, ये है डे 2, डे 3। इसको फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं। अभी ये भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो सी मास्टर क्लास का 3rd पार्ट होगा उसमें डालूंगा मैं, सुपर लर्निंग में मैंने ऐड कर रखा है, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा ये याद है, वो बता रहा हूं। ये कुछ ऐसा होता है, डे 1 पे जो पढ़ा है डे 3 तक आते आते 0। ये सबके साथ, मतलब एक एवरेज निकाला जाए, लगभग सबके साथ होता है। जो डे 1 पे आपने पढ़ा है डे 3 तक आते आते कैसा हो जाता है, 0। फिर ऐसे ये जो अगर आपने इसको डे 2 पे पढ़ लिया तो ये यहां से पहुंच जाएगा कुछ डे 7 तक पहुंच जाता है ऐसा। फिर इसको डे 3 तक पढ़ लिया तो फिर ये कुछ और आगे पहुंच जाता है। ये इस तरीके से काम करता है, फॉरगेटिंग कर्व कुछ इस तरीके से काम करता है। तो उसका तरीका क्या है, अगर आप डेली रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि भूलोगे नहीं, नेक्स्ट डे भूल जाओगे, फिर रिवाइज करोगे, नेक्स्ट डे फिर से भूल जाओगे, फिर रिवाइज करोगे, थोड़ा बहुत फिर से भूलोगे। लेकिन अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा, भूलना बंद हो जाएगा। आप यहां से देखो ना, जैसे 3 दिन रिवाइज कर लिए तो हो सकता है 10 दिन तक आपके दिमाग में रहे। ऐसे करके ये और बढ़ते जाता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि पैरेलल जा रहा है, आगे जाकर के कुछ इस तरीके का हो जाता है कि बहुत टाइम लगेगा आपको भूलने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो माइंडसेट अगर ये बना रखा है कि मैं तो सब भूल जाता हूं, मैं तो सब भूल जाता हूं, मैं तो भूल ही जाता हूं, तो क्या होगा, तुम तुरंत भूल जाओगे, अगले दिन से रिवाइज ही नहीं करोगे। लेकिन अगर रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हारी ये सुपर लर्निंग में मैं बताऊंगा, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद राइटिंग स्किल्स में हम काम करेंगे, अलग से सेपरेट काम करेंगे राइटिंग स्किल्स पे। ओवर थिंकिंग मैं ऑलरेडी सी मास्टर क्लास में कवर अप कर चुका हूं, एक बार देखना। वो ओवर थिंकिंग के लिए मैंने बताई थी तुम्हें एक टेक्निक, फिलहाल अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। क्या टाइम हो रहा है, टाइम खत्म भी हो जाएगा। एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस पे भी हम काम करेंगे। इनमें से कई सारी चीजें बता दी जिनके ऊपर हम काम करने वाले हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू लर्न एनी लैंग्वेज वी नीड टू हैव अ वोकैबुलरी ऑफ 3000 to 5000 वर्ड। देखो अगर आपके पास इतनी बड़ी वोकैबुलरी बन गई तो आपका एक बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा उस लैंग्वेज के ऊपर, अगर इतनी बड़ी बन गई तो। और ये बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे सोच के देखो, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि वोकैबुलरी इस बार जो टेस्ट होने वाला है 1 से लेकर के 300 तक मैंने बोला है ना। अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो ये 1 to 300 वर्ड से, है ना, इनका आप एक मीनिंग देख रहे हो इंग्लिश में, चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो, एक मीनिंग इंग्लिश में देख लो, एक इनका सिनोनिम याद कर लो और एक एंटोनिम याद कर लो, मतलब एक पर्यायवाची और एक विलोम शब्द याद कर लो। तो यही देखना, एक वर्ड यहां पे होगा जिसका मीनिंग इंग्लिश में आपको यहां पे पता लग गया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसका एक सिनोनिम और एक एंटोनिम याद कर लिया। कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4। एक वर्ड था, उसका इंग्लिश में मीनिंग मिल गया 2, उसका एक सिनोनिम मिल गया 3, उसका एक एंटोनिम मिल गया 4। यही 300 वर्ड कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम ये प्रैक्टिस लगातार 2-3 महीने तक करते रहे तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये इम्पॉसिबल है? अगर लग रहा हो तो बताओ मुझे। मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर 2-3 महीने, हमारे पास काम ही क्या है, हमारे पास काम ही यही है कि हमें इसको ठीक करना है। और ये नहीं कि हमें पूरे दिन इंग्लिश को देना है, 1 घंटा इंग्लिश को देना है, बस 1 घंटा इंग्लिश को देंगे और काम करते जाएंगे। तुम्हें लग रहा है इम्पॉसिबल है? लग रहा है इम्पॉसिबल? अच्छा, मुझे लग रहा है कि इम्पॉसिबल लग रहा है सर। पॉसिबल लग रहा है ना अभी? अगर पॉसिबल लग रहा है तो काम करना भी शुरू करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। प्रैक्टिस मैंने पहले ही बोल दी है। परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। देखो एक तो प्रैक्टिस हमें करनी है, मैंने बोला 1 घंटा देना है। परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन क्या मतलब होता है इन दोनों वर्ड्स का, परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन? पहले परसिस्टेंस का मीनिंग बताओ।
छोटा लिखा हुआ है इसलिए नहीं। चलो ठीक है, बाहर जाकर के पढ़ना एक बार थोड़ा, उसके बाद बता। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार, एक तरीके से कंसिस्टेंसी समझ सकते हो कि हम लगातार उसके ऊपर काम करते जा रहे हैं। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, अगर परसिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। कितने भी इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, अगर आप परसिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपने बहुत लोगों को देखा होगा अपने आसपास जो परसिस्टेंट नहीं है, इंटेलिजेंट है, परसिस्टेंट नहीं है। परसिस्टेंट नहीं मतलब लगातार काम नहीं कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर, जो सक्सेसफुल लोग होंगे वो चाहे इंटेलिजेंट हो या ना हो, उनके साथ में एक चीज आपको दिखाई पड़ रही होगी कि वो परसिस्टेंट जरूर होंगे, हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा ये चीज। ठीक है, ये तो खैर तुम्हारे लिए नहीं है। अब हमें कुछ कुछ बातें करनी है। एक सेल्फ टॉक, मतलब मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, जिनका बिल्कुल वीक है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ टॉक, खुद से इंग्लिश में बात करना। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ना अपने, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें कैसे बोलने हैं? इंग्लिश में बोलने हैं, दूसरों से नहीं, दूसरों से नहीं, खुद से। जब तुम बोल रहे हो ना कि सर वो जब आंसर याद आ रहा होता है, दिमाग में चल रहा होता है, और जब हम उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तब तक वो बात निकल जाती है, हम बोल नहीं पाते, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। बोला ना हमने ये बात, वहां पे सेल्फ टॉक करनी जरूरी है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आप सोच रहे होते हो उस लैंग्वेज में आप इजीली बोल भी लेते हो। जिस लैंग्वेज में आप सोच नहीं रहे हो तो बोलोगे कैसे? अब अगर मैं बोलूं कि यार आज से तुम्हें ना इंग्लिश में ही सोचना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डे 1 से आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे? नहीं पॉसिबल है। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो भी बिल्कुल छोटे लेवल से, बिल्कुल छोटे लेवल से, कि जो छोटी 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 चीजें हो। पहले तो बेसिक वोकैब समझ में आ जाए, दूसरी बात जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। अगर आपने ये काम नहीं किया ना, तो आप ये समझ लो कि स्पोकन इंग्लिश नहीं ठीक हो सकती आपकी, नहीं ठीक हो सकती। फिर आप कोसते रहोगे दुनिया को, टीचर्स को, क्लासेस को, बुक्स को, फिर ये बोलोगे कि हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं है, सब बहाने चलते रहेंगे अगर आपने ये काम नहीं किया तो। वोकैब मैंने पहले ही बोल रखा है, वोकैब मैं आपको बताऊंगा बेसिक वोकैब क्या है। कुछ सेंटेंसेस भी ऐसे बताऊंगा जो डेली आप किसी से मत बोलो, मन में बोलो। मैं क्यों बोल रहा हूं मन में बोलो? क्योंकि अगर आप 20-30 दिन तक मन में बोलते रहोगे ना वो सेंटेंसेस, तो होगा क्या? आप इंग्लिश में सोचना सीख जाओगे, आप इंग्लिश में सोचना सीख जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, बार बार मैं बोल रहा हूं कि एक दोस्त आसपास होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ में आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, देन स्पीक इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल एंड देन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जितना हो सकता है उतना इंग्लिश में बोलो, गलत बोलो, सही बोलो। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलना शुरू करते हैं और हमें कोई वर्ड नहीं याद आ रहा होता है, तो उसको हिंदी में बोल दो और फिर इंग्लिश में कंटिन्यू कर लो, या आधा सेंटेंस इंग्लिश में और आधा हिंदी में बोल दो। कम से कम तुम्हारा वो जो हेजिटेशन है बोलने वाला, वो खत्म हो जाएगा, तुम बोलना शुरू कर दोगे, स्टार्ट मिल जाएगा तुम्हें। अभी क्या, अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि अभी क्या है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अब जैसे अभी क्या है ये बोलना है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इसका ये इंग्लिश। अब तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें इसकी इंग्लिश पता ही ना हो, तो तुम क्या बोलोगे? अभी क्या है, वी आर नॉट स्टार्टिंग। आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में। लेकिन हमने क्या किया, हमने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी, लेकिन हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना? तो आप धीमे धीमे ही जा पाओगे वहां पे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सो करके उठे और एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, ये नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में आओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें ऐसा ही करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें बताया, कि आधी आधी इंग्लिश भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन बोलना शुरू करो। ठीक है यार, मैं कुछ चीजें अभी बताने वाला हूं तुम लोगों को, और लिखना भी पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं पड़ेगा, सबको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है ना? पर ध्यान से सुनते जाना कि हमें क्या करना है। ऑन कर देना।
मैंने बोला था कि हम कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखेंगे जो अपने डेली लाइफ में यूज होते हैं। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों ने पहले लिखे भी हों, कुछ लोगों ने नहीं भी लिखे होंगे। हाँ प्लीज। और करना क्या है कि सिर्फ इतने ही सेंटेंसेस नहीं है जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा भी जो तुम यूज करते हो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि मैं क्या यूज करता हूं हिंदी में। जो छोटी छोटी लाइनें होती है ना जो हम हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो सब लिखते जाना। उसका इंग्लिश एक बार गूगल पे सर्च करो, नहीं मिलता तो आकर के मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको करने का पर्पस क्या है? मैंने बोला था कि जब हम इंग्लिश सोचना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश में सोचना शुरू कर देते हैं, तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। कैसे सोचना शुरू करेंगे? जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जब आप अपने मन में ही इंग्लिश में बोलोगे, जब वो अपने मन में ही इंग्लिश में बोलोगे, तो धीमे 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 क्या होगा, ये प्रोसेस आपके सोचने में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि आज से इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो, तो नहीं सोच पाओगे। लेकिन अगर तुम धीमे धीमे करोगे ना, दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा करोगे, तो होगा क्या कि कुछ दिन के बाद, 10 दिन, 15 दिन के बाद तुम वो इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है? तो हमारा वो जो बीच में लैग होता है ना, कि पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर इंग्लिश में बोलते हैं, वो लैग खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखते जाओ, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, जब बिल्कुल सो करके उठने से, सो करके आप उठ गए हो, तो सो के उठने के बाद आप क्या बोल रहे हो? और सबको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को नहीं बोलना है तो किसी को भी मत बोलो, अपने मन में बोलो, लेकिन बोलना जरूरी है। क्या बोलना है? आई हैव गॉट अप नाउ, मैं अब उठ गया हूं। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, मैं अब उठ गया हूं, आई हैव गॉट अप नाउ। ठीक है, मैं बेड से उतर रहा हूं, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। हो सकता है आप बोलोगे सर इसमें कहां पे एम यूज करते हैं, कहां पे वॉज, कहां पे वर, मुझे नहीं पता, हेल्पिंग वर्ब नहीं पता। ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब छोटा बच्चा कोई भी एक लैंग्वेज सीख रहा होता है तो उसको सारी ग्रामर नहीं पता होती, व्याकरण नहीं पता होती कि कहां पे क्या यूज होता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करो, गलत भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। मैं तुम्हें वैसे कुछ कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर मैं ये सारी चीजें यूज नहीं करता, मैं कुछ और यूज करता हूं, तो तुम वो लिख करके लाओ और वो बोलना शुरू करो। ठीक है, देन वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पल का है, वेयर आर माई स्लीपर्स, वो रखे हैं, देयर दे आर, वो वहां है, देयर दे आर। ठीक है, What is the time right now? अभी टाइम क्या हुआ है? अब देखो ये एक ऐसा सेंटेंस है कि तुम सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, क्लास में हो, क्लास में काफी देर से लेक्चर चल रहा है तो तुम अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि भाई टाइम क्या हुआ है, तो ये सेंटेंस वहां पे भी यूज किया जा सकता है। What is the time right now? तो जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, जितना ज्यादा तुम इंग्लिश में बोलना शुरू करोगे उतनी जल्दी इंग्लिश सीखने के चांसेस तुम्हारे बढ़ेंगे। What is the time right now? It's 7 AM। तुमसे कोई पूछ रहा है What is the time right now? तो तुम देखो It's 2:30, It's 2:32। ठीक है, कोई मान लो अब जैसे ये एक बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्या सोच करके लिखा हुआ है कि कोई तुमसे बोलेगा कि ये क्या बड़बड़ा रहे हो। एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश सो आई एम मम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब क्या होता है? मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, मुंह में धीमे धीमे बातें करते रहते ना, बड़बड़ाना धीमे धीमे। तो एक्चुअली आई एम लर्निंग राइट नाउ सो आई एम mumbling, और actually I'm learning English so I'm mumbling right now, or like this। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है am I not bothering you। am I not bothering you कई जगह पर यूज किया जा सकता है। am I not bothering you का मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूं? हालांकि मुझे लगता नहीं कि कोई भी स्टूडेंट इतना हम्बल होगा कि दूसरे से पूछेगा कि क्या मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन होना चाहिए। कई लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो एक बच्चा रूम में बैठ के पढ़ रहा है, दूसरा गाने बजा रहा है जोर जोर से, और वो कहेगा कि भाई बंद कर दे यार, परेशान मत कर। तो तुम कहोगे नहीं हम परेशान ही करेंगे तुमको। लेकिन सब बच्चे ऐसे होते हैं कि गाना बजाने के बाद पूछते हैं am I not bothering you। ठीक है, तो ये आप कई जगह पर यूज कर सकते हो am I not bothering you। एक ये देखो, ये जो है ना is it okay if I can use your bucket, I can use your pen, I can take your book, I can sit here। ठीक है, is it okay? is it okay का मतलब ठीक है भाई यहां बैठ जाओ, ठीक है ना, बुरा तो नहीं मानेगा ना, इस तरीके से जो बोलते हैं ना, वो ये वाली लाइन है। is it okay if
आई कैन ड्रॉप यू समवेयर, ठीक है। आई एम ब्रशिंग माई टीथ राइट नाउ। वैसे जनरली कोई बोलता नहीं है, लेकिन आप मन में बोल सकते हो इस बात को, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, हेयर इज द ब्रश। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आई एम पुटिंग अ पेस्ट ऑन द ब्रश। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग कॉमन चीज है, कहां जा रहे हो, तुम पूछ सकते हो तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू जिम, ठीक है। और आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग टू जिम, गोइंग फॉर अ, किसी स्थान पर जा रहे हो तो टू लगाओ, किसी काम के लिए जा रहे हो तो फॉर लगाओ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल छोटा छोटा चीजें हैं, ठीक है। नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। माई वर्कआउट वॉज वेरी इंटेंस, ठीक है। जो लोग ढंग से वर्कआउट करके आ रहे हैं वो बोल सकते हैं क्या, माई वर्कआउट वॉज वेरी इंटेंस। आई एम वॉशिंग माई फेस विद कोल्ड वाटर, आई एम फीलिंग फ्रेश नाउ। फीलिंग, जब आप फ्रेश फील कर रहे हो, फीलिंग फ्रेश, मुंह धोकर के आते हैं, कई बार नहा धोकर के आते हैं तो लगता है कि हाँ फ्रेश फील कर रहे हो, आई एम फीलिंग फ्रेश नाउ। आई एम अप्लाइंग द लोशन ऑन माई फेस, आई एम गोइंग टू बाथरूम, आई विल टेक अ बाथ नाउ, ठीक है। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी, आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर्स। ये सब भी कैसे हैं, डेली यूज वाली चीजें। जनरली हम ये बताते नहीं है, लेकिन हम मन में ये सारी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम दूंगा, उसके बाद नोट करना। आई रिंस ऑफ माई बॉडी, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि इनमें से जो चीजें तुम यूज कर रहे हो वो चीजें नोट करते जाना, फिर हम वो वाले सेंटेंसेस यूज करेंगे जो तुम अपनी रियल लाइफ में बोलते हो, ठीक है। आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ, आई टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न ऑन मतलब खोल दिया, टर्न ऑफ मतलब बंद कर दिया, टैप मतलब नल। आई टर्न ऑफ द टैप नाउ। आई एम ड्राइंग माई बॉडी विद द टॉवेल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, आपस में बात करते हो ना, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप ब्रो। आजकल ब्रो बहुत चल रहा है ना जेनजीज में, ब्रो। आजकल तो सब लड़के लड़कियां सब ब्रो ही हैं ना, जेनजीज में मैंने सुना है कि सब ब्रो है। आई एम चेकिंग माई फोन, और इंस्टा, और यूट्यूब, और क्या स्नैपचैट, और क्या क्या देखते हो, क्रोम में क्या देखोगे यार, क्रोम, बेवकूफ मत बनाओ यार, मुझे पता है तुम्हारे ऐप कौन कौन से चल रहे हैं। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, जैसे कोई बोल रहा है ना व्हाट्सएप, आई एम फाइन, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट, मतलब ये जेंटली जो पूछने का तरीका होता है। कई बार मैसेज में भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, तो आपने दूसरे के बारे में भी पूछ लिया कि आप कैसे हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो रिंस, 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 धोना, पानी डालना। बर्तन को रिंस करने का मतलब बर्तन पे पानी डाल करके धो रहे हैं, मुंह पे पानी डाल करके धो रहे हैं, रिंस ऑफ, पानी डाल करके साफ कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है अलग कर देना। ऐसा समझो जब जो चीजें अलग हो रही होती है ना, वहां पे ऑफ लग रहा होता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, तो बेड से उठ रहा हूं, उठने का मतलब अलग हुए। रिंस ऑफ, पानी डाल के पानी से हमने साफ कर दिया है, ठीक है। तो रिंस ऑफ माई बॉडी मतलब धो दिया पानी डाल करके। ये क्लियर है? ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर मैं 3 पेज एक साथ। हाँ, अब जैसे ये बात तो सही है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ यार ये बात तो सही है, तो उस जगह पर आप सिंपल बोल सकते हो ट्रू और राइट और यू आर राइट। कोई कन्वर्सेशन चल रही है और आपको बीच में बोलना है कि हाँ ये बात तो सही है, तो आपने सुना होगा कई लोगों को बोलते हो कि ट्रू और राइट, यू आर राइट, ये बोल सकते हो, ठीक है। जहां पे मैं ऐसे बोलना होता है अच्छा बोलने के कई सारे तरीके होते हैं। वो जो आमिर खान बोल बोल करके दिखा रहा होता है, अच्छा हाँ मुझे सिखा रही है, वही वाला तो उसमें ये ओके, ऑल राइट, आई सी, ये सब चलता है, ठीक है। सच में अक्षय कुमार को बोलते हुए सुना होगा कई जगह पे, मीम्स में आता है सच्ची, नहीं सच्ची, हाँ मैं नहीं मानता, ये वो वाला है, ये वही वाला है। रियली, इज इट, ऐसा बोल सकते हो वहां पे, ठीक है। इवन आई लाइक दोज बुक्स, इवन, हाँ मतलब ऐसे बोलने का तरीका होता है कि मुझे भी वो किताबें, बल्कि मुझे भी वो किताबें पसंद है,
इवन आई लाइक दो, मुझे भी वो मूवीज पसंद है या मुझे भी वो वेब सीरीज पसंद है, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। इवन ये काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे कोई इसको बोले कि भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड है, तो ये बोलेगा कि नहीं नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट, नहीं बोलेगा। ये तो हो सकता है बोले कि हाँ भाई ऐसा तो कुछ है। व्हाट हैपेंड, क्या तो सबको पता होगा व्हाट हैपेंड कहां पे यूज करते हैं। तो क्या हुआ, यूज करने के बजाय यूज क्या करना है, व्हाट हैपेंड यूज करना है। भाई तू पेन मत खा लेना आराम से, एकदम टेंशन में आ गया, एकदम कच 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 कच। उस कंडीशन में हमें पूछना चाहिए व्हाट्स रॉन्ग, क्यों कर रहा है ऐसे तू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर यू ओके, गुड। देखो मैंने पूछा आर यू ओके, इसने बोला यस सर आई एम ऑल राइट, बढ़िया कन्वर्सेशन बिल्डअप हो गया एक सेंटेंस में। ये वो वाले हैं जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें 3 पेज दे रहा हूं एक साथ, यहां से स्टार्ट करो, जो जो तुम्हारे यूज किए। यस, अब ये देखो, हिंदी में ऑल्दो को बोलते हैं यद्यपि, या ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में तुमने बोला होगा, देखा होगा कई जगह पर यूज करते हैं हालांकि, ठीक है ना, जहां पे ये यद्यपि या हालांकि, इतनी हिंदी तो वैसे कोई बोलता नहीं कि यद्यपि बोल दे, थोड़ी बहुत उर्दू जरूर कोई कोई बोल देता होगा, तो वो हालांकि बोल देता है, हालांकि। ऑल्दो आई नो येट आई वॉन्ट टू लिसन इट फ्रॉम यू, ठीक है, मतलब वैसे तो मुझे पता, वैसे तो हालांकि, वैसे तो मुझे पता है, पर मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूं। तो क्या यूज होता है वहां पे, ऑल्दो के साथ में येट, ऑल्दो येट। वैसे तो मुझे पता है, पर या फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। अब तुम्हें क्या करना, सभी लोगों को इसके ऊपर 2 ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं। एक्चुअली, अब देखो ये जैसे बहुत यूज होता है एक्चुअली हम कहां पे बोल रहे होते हैं, जहां पे मैं ऐसा बोलना होता है कि हाँ? दरअसल बात ऐसी है, दरअसल, वैसे हिंदी में बोलते हैं वास्तव में, लेकिन हिंदी में उतनी कोई यूज करता नहीं है, तो दरअसल बात ऐसी है। तो एक्चुअली हम ये बोलेंगे दरअसल तुम्हारी समस्या ये है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली योर प्रॉब्लम इज, और फिर उसके बाद क्या है प्रॉब्लम वो बताएंगे। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, एक्चुअली योर प्रॉब्लम इज यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, एक्चुअली योर प्रॉब्लम इज यू आर नॉट फोकसिंग। समझ में आ रहा है? एक सेंटेंस सभी लोग इसके ऊपर बनाओ। जैसे आप अपने दोस्त को, कई बार ऐसा होता होगा कि एक दोस्त तुम्हें ऐसा जरूर मिलता होगा जो अपने आगे, तुम्हारे आगे आकर के रोना रोता है अपने जीवन का, कोई एक आध दोस्त तो मिलता ही होगा। तो फिर तुम उसको समझाते भी होगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है, तो लिखो वही सेम चीज लिखो। खैर छोड़ो, इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ओके लीव इट, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एनीवे, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं लेट इट बी, तीनों यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है एनीवे, मतलब डिस्कशन कुछ और चल रहा था, पर उस डिस्कशन को छोड़ करके फिर हम बात कर रहे हैं कि आज का प्लान क्या है तुम्हारा, तो हम क्या बोलेंगे एनीवे, व्हाट्स योर प्लान फॉर टुडे। जैसे इंटरव्यूअर सपोज करो कि तुमसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा था, 2-3 क्वेश्चन तुम नहीं बता पाए, अब तुम फंस गए हो, तो क्या बोलेगा, ओके लीव इट, या फिर एनीवे, या फिर लेट इट बी, और फिर वो तुमसे स्टार्ट कर देगा ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछना। तो हमने क्या किया, वहां पे एक डिस्कशन खत्म किया और हमने दूसरा डिस्कशन शुरू कर दिया। वहां पे हम ये वाली चीजें यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये देखो, जैसे कई जगह पर तो हमें माफी मांगनी होती है कि आपने कोई गलती कर दी और आपको माफी मांगनी है, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, सॉरी, और एक्सक्यूज मी भी वहां पे चलता है, ठीक है। लेकिन कई बार आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, किसी ने कुछ बोला, आप उसकी बात सुन नहीं पाए और आप उससे पूछना चाहते हो, वहां पे ये चारों चीजें यूज हो सकती हैं। किसी ने कुछ बोला, आप सुन नहीं पाए, तो आप उससे क्या बोलोगे कि हम कैसे बोलते हैं कि सुन नहीं पाए, एक बार आप और बता दोगे, तो आप उसको सिर्फ ऐसे बोल सकते हो सॉरी, ताकि वो आपको बता, या एक्सक्यूज मी, या फिर पार्डन, या फिर कम अगेन। ये सारी चीजें आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको पता है, वेल डन सबको पता है, कीप इट अप, और अच्छा करो, जारी रखो इसको, कीप इट अप। तो हम क्या बोले, उस जगह पर हम कीप इट अप यूज कर लेते हैं, ठीक है।
ये नोट कर लो जल्दी से, फटाफट फटाफट, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, नोट कर लो, जो भी तुम एक यूज करना चाहते हो यूज कर लो। देखो इंग्लिश में एक चीज और भी है यार, कि इंग्लिश लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश फिजिक्स नहीं है। जैसे फिजिक्स में कुछ लॉज होते हैं ना जो कांस्टेंट है, जो पहले था वो अभी रहेगा। इंग्लिश में क्या होता है कि कई चीजें बदल जाती हैं टाइम के साथ, जो ट्रेंड में चल रहा होता है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज हम ये यूज कर रहे हैं तो हम कल भी ये यूज करेंगे, हो सकता है कल हम कोई दूसरी चीज यूज कर रहे हो। तो हमें, पर उसका मतलब ये भी नहीं कि अगर हम ये बोलेंगे तो ये गलत है, बस ये हो सकता है कि ये थोड़ा ओल्ड फैशनड है, गलत नहीं माना जाएगा ये भी, ठीक है। आपका काम क्या है, हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है पहले लेवल पे इंग्लिश को सीखना। ओके चले नाउ, जब ब्रेकफास्ट शुरू करने वाले तो हम क्या बोलेंगे, लेट मी टेक, लेट मी, ये लेमी जो लिखा हुआ है ना इसको हम बोलते हैं लेट मी, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं लेमी, बोल भी देते हैं लेमी। इसको हम लोग इल्यूजन ऑफ टी बोलते हैं, इल्यूजन ऑफ टी, ठीक है। कई जगह पर अब जब जो आगे पढ़ोगे थोड़ा तो मैं बताऊंगा, कई जगह पर बोलने के टाइम पे हम क्या करते हैं, टी को वहां से हटा देते हैं। जैसे गेट बैक अगर होगा, गेट बैक, तो उसको जल्दी में बोलते हैं गेबैक, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लेट मी को हमने क्या कर दिया, लेमी। तो आप लेट मी भी बोल सकते हो, लेमी भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप ब्रेकफास्ट शुरू करने वाले हो तो आप क्या बोलोगे कि मुझे वो लेना है, लेट मी टेक ब्रेकफास्ट। जब कर रहे हैं तब आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट और माई लंच और माई डिनर, सेम चीज लंच डिनर के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। स्नैक्स, ठीक है। वेयर इज माई फोन, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कई जगह पर यूज होता है। वेयर इज माई फोन, इट्स नॉट हेयर, यहां पे दिख नहीं रहा है, या अभी है नहीं, सामने नहीं दिख रहा है। वेयर इज माई फोन, कई बार बात कर रहे होते ना तो ऐसे गुस्से में आकर के बोलते हैं तो क्या, मैं क्या करूं, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, देन व्हाट। अब जैसे ये है ना, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू राइड द मोटर बाइक, हाउ टू वर्क आउट, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं। मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बाइक चलाना नहीं आता, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू, बाइक चलाना नहीं आता, राइड द बाइक, कार चलाना नहीं आता, ड्राइव अ कार, ठीक है। मुझे तैरना नहीं आता, हाउ टू स्विम, मुझे वर्कआउट करना नहीं आता, हाउ टू वर्कआउट, हाउ टू यूज दिस मशीन, ठीक है। आपको इसके ऊपर तीन चीजें, तीन सेंटेंस बनाने हैं, आई डोंट नो हाउ टू इसके बाद ये है आई एम लुकिंग एट द मिरर, ठीक है। आई एम कोमिंग माई हेयर, कोम्बिंग नहीं बोलते इसको, कोमिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोमिंग, कोमिंग। आई एम कोमिंग माई हेयर, बाल कंघी कर रहे होते हैं तो आई एम कोमिंग माई हेयर, ठीक है। आई एम लुकिंग एट द मिरर, आई एम कोमिंग माई हेयर, ओके। देखो अब ये भी बहुत यूज होते हैं, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू टुडे, मैं तुम्हें आज कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू एट 7 PM, 7 बजे कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू ऑन फ्राइडे, किसी पर्टिकुलर डे पर कॉल करना, फ्राइडे थर्सडे जब भी। आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, ठीक है। डोंट कॉल मी अगेन, अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो कॉल कर करके बार बार, या कोई आपको परेशान कर रहा है कॉल करके बार बार, तो आप क्या बोलोगे, डोंट कॉल मी अगेन। वैसे आपको तो कोई करता नहीं होगा, आप ही किसी को कर सकते हो, तो वहां से सुनने मिल सकता है कि डोंट कॉल मी अगेन, ठीक है। कई लोग जैसे नहीं पागलों जैसा बिहेव करते हैं, देखे होंगे तुमने आजकल, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो, अगर बोल सकते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि आर यू मैड। ये पुरानी मूवीज में बहुत यूज होता था, आजकल यूज होता है आर यू इनसेन, आजकल यूज होता है आर यू इनसेन। पहले क्या यूज होता था, आर यू मैड और व्हाट, हाँ आर यू गोइंग नट्स, ये भी बोल सकते हैं, आर यू गोइंग नट्स। आजकल ये सब यूज हो रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये तुम सब लिख सकते हो ये सारे के सारे।